सर आग लगी तो पलटी लेके पहले शेखर पहुंचन, चिराग पासवान ना पूछन। मैं पासवान का हर दुख सुख में मैं खड़ा रहता हूँ। चिराग पासवान दिल्ली दूर है, मुलाकात नहीं होगी। चिराग पासवान जी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी के सुपुत्र है और उनके विरासत में राजनीति मिली है। और रामविलास पासवान दलितों के नेता थे, न कि चिराग पासवान। सासाराम में क्या स्थिति रहेगी? सासाराम में हमारे राजेश कुमार गुप्ता जी एकदम अब देख नहीं रहे महाराज, तो किला कब रहा है किला कि इस बार अगर चुनाव हुआ तो हमारे राजेश कुमार गुप्ता जी जो माननीय विधायक सासाराम के हैं, 25 नहीं हो सकता डबल मत कर जाए। देखिए टिकट देना वो पार्टी का काम है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को अगर लगे कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा सिपाही अगर मजबूत है, कहीं लड़ सकता है और उनका आशीर्वाद मिले तो जरूर मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं अब पार्टी का काम कर रहा हूँ। ऑप्शन मांगा जाए तो चेनारी और मोहनिया में कहाँ ऑप्शन, अगर ऑप्शन मांगा जाए कि कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो ऑप्शन क्या होगा आपका? एनडीए के द्वारा डर दिखाया जा रहा है कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर उसी तरह की स्थिति होगी, लोग मारे जाएंगे, सड़कों पर कोहराम मचेगा, ये तो डर दिखाया जा रहा है। मुसहर के बेटा को अगर जांग पर किसी ने बैठाया उसका नाम लालू यादव है। आज लालू यादव का देन है कि एक मुसहर की बेटी, एक दलित की, एक मजलूम की बेटी, वो चाहे बेटा हो, डोम मुसहर हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, दुसाध हो, चमार हो, उसका बेटा और उसकी बेटी जिला परिषद के पद पर, जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी पर, मुखिया की कुर्सी पर अगर बैठा है कोई तो उसका दिन सिर्फ लालू प्रसाद यादव का है। यह राजनीतिक क्रांति लालू प्रसाद यादव ने लाया है। अगर मैं कहूं तो इस सदी के अगर महानायक कोई है वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव। उनसे बड़ा कोई दलितों का, मजलूमों का, पीड़ितों का कोई मसीहा नहीं हो सकता। व्यक्ति पर इस तरह का प्रभाव पड़ रहा है जिससे उत्तेजित हो जा रहा है घटना करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं आपको आपके द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है, तब तो अगर इस तरह की घटना होगी तो फिर इसमें सरकार की भूमिका क्या है? जो आदिकाल से चला रहा था, जो हमारे अंग्रेज के समय से चौकीदारी की प्रथा जो पासवान भाइयों की थी, नीतीश कुमार जी ने खत्म कर दिया। कुछ इससे सरकार में हमारे दलित भाई जो हैं सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, आज रोहतास के तिलौथू में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद कुछ लोगों के द्वारा सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाए गए कि सरकार जानबूझकर दलितों की हो रही हत्या में शिथिलता बरत रही है और इसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस घटना के बाद इस तरह के आरोप लगाए गए। क्या वाकई में दलितों की सुरक्षा बिहार सरकार नहीं कर पा रही है? क्या वाकई में टारगेटेड प्लानिंग के तहत बिहार में रहने वाले दलितों को निशाना बनाया जा रहा है? इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ अभी शेखर पासवान जी हैं, जो राजद के नेता हैं, वरीय नेता हैं। ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये भी दलित समाज से आते हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि वाकई में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है? आज एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। इस घटना में आरोप लगाए गए हैं कि बिहार सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक बात आपने कहा कि सचमुच इस सरकार में हमारे दलित भाई जो हैं सुरक्षित नहीं है। आप देख लें, एक कल की घटना है जो तिलौथू में जो घटना हुई है, एक हमारे चौकीदार भाई की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या की गई है। और कहीं ना कहीं यह सरकार की नाकामी है कि जब चौकीदार ही इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, जो कि एक चौकीदार एक गांव की सुरक्षा करता है, एक समाज, एक अपने क्षेत्र की रक्षा करता है, और वैसे लोग जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या है? और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि इस सरकार में खास करके पासवान की जो बात हो रही है, टारगेटेड किए जा रहे हैं। आप देख लें, कुछ दिन पहले यहाँ तालाब के पास एक बहराड़ गांव है, वहाँ भी एक चौकीदार के भाई की हत्या की गई थी। चौकीदार के उनके मतलब हत्या तो करनी थी चौकीदार की ही, लेकिन वो नहीं मिल पाए उस समय, इसलिए चौकीदार के भाई की हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं यह जो घटना है, मुझे लगता है कि शराबबंदी से जोड़ा गया है, क्योंकि शराबबंदी का जो किस क्षेत्र में शराब बिक रहा है उसकी जानकारी चौकीदार चली जाती है। चौकीदार निहत्था होता है, उसके पास किसी तरह का हथियार नहीं होता है और वह अकेला ही सुरक्षा के तौर पे वो गांव से बाहर बैठ के, चाहे चौकीदार के बेटे हैं जिनकी हत्या हुई है, चौकीदार के बेटे हैं, चौकीदार के बेटे हैं, लेकिन चौकीदारी यही कर रहे थे क्योंकि उनका उम्र हो गया है। तो चौकीदारी की तो बात आप जो कर रहे हैं सही बात है। नीतीश जी तो हमारी चौकीदारी भी खत्म कर दिया, जो आदिकाल से चला रहा था, जो हमारे अंग्रेज के समय से चौकीदारी की प्रथा जो पासवान भाइयों की थी, नीतीश कुमार जी ने खत्म कर दिया। लेकिन इस तरह की घटनाओं में जब कारण खंगाले जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि कई अन्य तरह के कारण दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपराधिक घटनाओं से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, मामला कुछ और है। हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं अपराध को बढ़ा रही है, लेकिन मामला कुछ निकल कर और सामने आ रहा है। शायद इस घटना में भी कुछ मामला अलग तरह के बताए जा रहे हैं। अगर इस तरह की बात सामने आ रही है तो फिर क्या कहेंगे? देखिए,
वो किसी तरह की घटना हो, लेकिन किसी भी दोष का हत्या उसका निराकरण नहीं है। उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है, पुलिस बनी हुई है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे जैसा भी कांड हो। हत्या अंतिम स्तर होता है, उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते आप ना। कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई व्यक्ति को माने किसी व्यक्ति पर इस तरह का प्रभाव पड़ रहा है जिससे उत्तेजित हो जा रहा है घटना करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं आपको आपके द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है, तब तो अगर इस तरह की घटना होगी तो फिर इसमें सरकार की भूमिका क्या है? ये देखिए, अगर वह व्यक्ति अगर अपराधी हो, अपराध कर रहा हो, तो यह काम पुलिस की है। पुलिस अगर जिसके जिसके साथ अगर अपराध हो रहा हो वो पुलिस के पास जाए। अगर पुलिस उसका काम नहीं करती है, उसके खिलाफ कुछ अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो हो सकता है कि वैसे वारदात हो। लेकिन अगर आज के डेट में अगर पुलिस भी नाकाम है, पुलिस अगर असक्षम है कि दोषी को उसकी सजा देने में, उस पर कार्रवाई करने में, तो हो सकता है ऐसा विवाद हो। लेकिन उसका भी अंतिम समय ये नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए, चाहे वो किसी प्रकार का अपराध हो। कुछ दिन पहले बहुत सारे मामले आए हैं कि अपने ही लोगों द्वारा अपने लोगों की हत्या कर दी जा रही है। मैं उसकी निंदा करता हूं कि अब हत्या अंतिम शब्द है, इसके बाद दूसरा कोई शब्द नहीं हो सकता है। वो आदमी चला गया। अच्छा, एक चीज और हम जानने की कोशिश करेंगे, सुरक्षा को लेकर बहुत लोगों को आर्म्स उपलब्ध कराए गए हैं, दिया गया है कि भाई आप आर्म्स रखिए, आप अपनी सुरक्षा कीजिए, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत से आर्म्स का नवीकरण नहीं हो पा रहा है, परेशान हैं लोग, नवीकरण कराने को लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि सरकार की जो नीति है या सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से जो निर्णय लिए जा रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं सुरक्षा का कार्य प्रभावित हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जानकारी में हमारा भी एक आर्म्स है, हमने भी अप्लाई किया हुआ है। 2500 नवीकरण का मामला है जो आर्म्स का, जो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसका नवीकरण नहीं किया जा रहा है और उसका बाजाबता चालान जमा हुआ है। पिछले जो हमारे डीएम थे जिला के धर्मेंद्र बाबू, उन्होंने शिविर लगा के बाजाबता सबका उन्होंने नवीकरण कराया था। लेकिन उनके जाने के बाद ये दूसरी डीएम है जो भी विनीता जी हैं, इन्होंने इस पर कोई नहीं कार्रवाई किया। और ऊपर से आर्म्स मजिस्ट्रेट ने एक आवेदन निकाल दिया है, एक इश्तेहार पेपर में दिया है कि जिसका नवीकरण नहीं हुआ है उनका हथियार जब्त कर दिया जाएगा। तो यह दोषी कौन है? मैं चालान भी जमा करूं और मेरा नवीनीकरण ना हो, तो यह तो सरकार की नाकामी है, पदाधिकारियों की नाकामी है। हमारे समाज के लोग चिराग जी को भले नेता मानते हैं, लेकिन चिराग जी और हमारे समाज के नेता नहीं है। वो नहीं मानते हैं कि हमारे समाज के लोग भी हैं, उनकी भी कुछ मुद्दाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले चौकीदारी खत्म कर दी गई। चिराग पासवान जी ने कहा था कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से की लड़ाई लड़ूंगा। कौन सी लड़ाई लड़ा उन्होंने? इलेक्शन से पहले 5 साल नीतीश कुमार को उन्होंने गलियाया कि भ्रष्ट हैं, इनके सरकार में घोटाले हो रहे हैं, और आज उनके चर्चा हो गए हैं। आज चिराग पासवान जी के समय में चौकीदारी खत्म हो गई। उन्होंने किस ये चौकीदारी की जो परंपरा चली आती थी सिर्फ एक जाति पासवान से जुड़ी हुई थी। कौन सी लड़ाई लड़ी उन्होंने? और आप देख लें कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। और चिराग पासवान जी इलेक्शन से पहले क्या कहा? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और इलेक्शन के बाद कभी आपने सुना न्यूज चैनल के माध्यम से कि चिराग पासवान जी ने कभी बात कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? कहाँ गया बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट? कौन सी युवाओं की बात करते हैं? युवाओं की बात हमारे नेता तेजस्वी यादव करते हैं, और दूसरा कोई नहीं है जिनके सरकार में युवाओं का भला हो सकता है, वो सिर्फ तेजस्वी यादव है। और चिराग पासवान जी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी के सुपुत्र है और उनके विरासत में राजनीति मिली है। और रामविलास पासवान दलितों के नेता थे, न कि चिराग पासवान है। आज आप कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, चिनारी क्षेत्र में हमारा एक पासवान भाई दिलीप पासवान की वहां पर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में लोग उनके 100 की यात्रा में चल रहे थे। मैं भी था, शायद आप ही थे वहां पे। आपके चैनल पर सारा चीज दिखाया गया। क्या चिराग पासवान को नहीं जाना चाहिए? चिराग पासवान सिर्फ चिराग पासवान माने पासवान समाज के बड़े नेताओं के या लोगों के घर जाते हैं क्या? जी हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं अगर उनको भोज हो जाए, किसी के घर मटन उटन खाना हो तो जरूर चले जाते हैं, लेकिन गरीबों के आंसू पोंछने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन लगातार इस जिला में बहुत सारी मौतें हुई हैं, लेकिन कहाँ चिराग पासवान आए? इस जिला में आए हैं क्या? वो उनको सिर्फ इलेक्शन से मतलब है, हमारे पासवान भाइयों को वोट देने से मतलब है, और बाकी पासवान भाइयों के साथ क्या हो रहा है उसके साथ कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, इसी सरकार में, जदयू सरकार में नीतीश कुमार ने दलित महादलित का घोषणा किया, उसमें सिर्फ पासवान जाति को अलग किया गया, बाकी सारे दलितों को महादलित में रखा गया है। क्या हम ही काबिल है कि हमको अलग कर दिया गया? जितनी भी सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं सब महादलित को, लेकिन पासवान को सिर्फ अलग कर दिया गया। किसके चलते? सिर्फ चिराग पासवान के चलते। चिराग पासवान नीतीश कुमार के नजदीकी हो गए, चिराग जी के नीतीश कुमार चाचा हो गए, और 5 साल उनके लिए बुरा थे।
तो उनका भला होना था, उनको सरकार में मंत्री बनना था, चिराग जी बन गए, हो गया, मतलब काम खत्म। जब इलेक्शन आएगा तब हमारे पासवान भाई उनको नजर आएंगे, उनकी उनकी खोज खबर लेके वो। लेकिन आप जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी पर भी तो कई तरह के आरोप लगते हैं। कहा जाता है कि उस पार्टी की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं रही है, इसीलिए लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं। डर दिखाया जा रहा है, एनडीए के द्वारा डर दिखाया जा रहा है कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर उसी तरह की स्थिति होगी, लोग मारे जाएंगे, सड़कों पर कोहराम मचेगा। ये तो डर दिखाया जा रहा है। सर, एक मुसहर के बेटा को अगर जांग पर किसी ने बैठाया, उसका नाम लालू यादव है। आज लालू यादव का देन है कि एक मुसहर की बेटी, एक दलित की, एक मजलूम की बेटी, और चाहे बेटा हो, दो मुसहर हो, कोरी हो, कुर्मी हो, दुसाद हो, चमार हो, उसका बेटा और उसकी बेटी जिला परिषद के पद पर, जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी पर, मुखिया की कुर्सी पर अगर बैठा है कोई, तो उसका दिन सिर्फ लालू प्रसाद यादव का है। यह राजनीतिक क्रांति लालू प्रसाद यादव ने लाया है। अगर मैं कहूं तो इस सदी के अगर महानायक कोई है, वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव। उनसे बड़ा कोई दलितों का, मजलूमों का, पीड़ितों का कोई मसीहा नहीं हो सकता है। और दलित का विकास होते यह सरकार नहीं देखना चाहती है, तो वह कहती है जंगल राज की बात करती है। कौन सी जंगल राज की बात करते हैं? दिन में लूटे जा रहे हैं आप। किस दफ्तर में पैसा नहीं लिया जाता है? बिना पैसे काम नहीं होता है। दलालों की राज चल रही है, बालू के लिए बालू पैसा दसरा जा रहा है, दारू को पैसा दसरा जा रहा है। कौन से विकास की बात करते हैं आप? और वही विकास जो गरीबों को हुई थी, वह देखने में इन लोग कहते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल जोड़ते हैं, तो वह गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए एनडीए सरकार को यह पछता नहीं है, और वही बात दिखाते हैं कि 15 साल पहले क्या होता था। अच्छा, तो आरा में एक घटना हुई थी जिसमें एक भाजपा के नेता का नाम सामने आ रहा था। सरेआम फोटो दिखाकर बताने की कोशिश की जा रही थी कि भाजपा से जुड़ाव है जिस व्यक्ति के द्वारा हत्या की गई है। क्या लग रहा है कि इस तरह का भी कार्य भाजपा की ओर से किया जा रहा है? लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है ऐसे लोगों को? आप देख लें कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि चाहे वो कितने बड़े अपराधी हो, उसके साथ जुड़ जाएंगे, उनका कैरेक्टर साफ हो जाएगा। तो भाजपा तो वॉशिंग मशीन है ना, कैरेक्टर साफ करने वाली वॉशिंग मशीन। जो पहली बार आप नाम सुने होंगे कि एक वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने का काम करती है, और भाजपा सरकार कैरेक्टर धोने का काम करती है। जातिगत जनगणना की बात हो रही है, उसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रोक मार दिया है, कह दिया है कि हम इसमें कराएंगे, संख्या जनगणना होगा। जो जनगणना का काम हो रहा था, उसमें अब जातीय जनगणना का भी कार्य साथ साथ चलेगा। अब उनका कहना है कि पहले मेरे ही द्वारा इस तरह का कार्य किया गया था, और इस कार्य को मेरे ही द्वारा पूरा किया जाएगा, भले ही सिरे कोई ले ले। जो दावा किया जा रहा है उसमें कुछ सच्चाई दिख रही है। आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन यह जो जनगणना कब हुई? जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब यह जनगणना संभव हुआ, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के चलते जनगणना की काम शुरू गई थी। आज नीतीश कुमार का श्रेय ले रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि शेखर पासवान जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चर्चा बहुत तेज है, और चर्चा के बीच में मोहनिया विधायक है, उनका टेंशन बढ़ा हुआ है। लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं कि अब शेखर पासवान जी को वहां से टिकट मिलेगा, जो संगीता कुमारी है उनका पता साफ होगा। ये चर्चा जो हो रही है, इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, टिकट देना वो पार्टी का काम है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को अगर लगे कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा सिपाही अगर मजबूत है, कहीं लड़ सकता है, और उनका आशीर्वाद मिले, तो जरूर मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं अब पार्टी का काम कर रहा हूँ। ऑप्शन मांगा जाए तो चेनारी और मोहनिया में कहाँ ऑप्शन? अगर ऑप्शन मांगा जाए कि कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पहलवान लंगूटा लेके घूम रहा है, या उसको मोहनिया लड़ा दीजिए या चिनारी, वो दोनों अखाड़ा जीत सकता है। लेकिन एक होता है ना कि जहां से विशेष लगाव है, जहां से चाहते, पार्टी की वफादारी जरूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन अगर एक चॉइस मांगा जाए कि नहीं आप कहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि मोहनिया में चर्चा तेज है। मोहनिया में कहा जा रहा है कि शेखर पासवान आ भी सकते हैं, क्योंकि पार्टी उनको टिकट दे सकती है। इसको लेकर लगातार संगीता जो वहां के विधायक हैं, उनका एकदम बीपी एक तरह से बढ़ा हुआ है। अगर इस तरह का अवसर मिलता है तो चुनावी मैदान में जाएंगे आप? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला कि यह पार्टी तय करेगी, और मतदाता तय करते हैं। मतदाता भगवान होते हैं, वो तय करेंगे कि आप मोहनिया से विधायक बनेंगे कि चिनारी से विधायक बनेंगे। और पार्टी जब तक टिकट नहीं देगी, आप कुछ नहीं बन सकते हैं। तो हम सिपाही हैं, निष्ठा से पार्टी का काम कर रहे हैं। अगर मोहनिया मिले तो मोहनिया का भी हम लोग कल्याण करने के लिए और उनकी सेवा वहाँ विधानसभा के लोगों के करने के लिए तैयार है। और चिनारी का भी, चूंकि विगत 2014 में उपचुनाव में लड़ा था महागठबंधन से मोहनिया में, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। लगभग 41,611 वोट आए थे मुझे। और विगत अभी मैं 2020 में चिनारी में चुनाव लड़ा था, यहाँ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, लगभग 19,000 वोट मुझे मिला था। लेकिन परिस्थिति बस, मेरा कार्य क्षेत्र मोहनिया ही रहा है। मैं बहुत 2014 से अनवरत मोहनिया लगा हुआ हूँ। लेकिन चिनारी में भी हमारा इमोशनल, मतलब एक आप कहें तो मेरा राजनीति जब से शुरू हुआ है,
तो चिरारी से एक मेरा जुड़ाव रहा है। तो पार्टी जहां अगर तय करेगी लड़ने के लिए, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। सासाराम में क्या स्थिति रहेगी? सासाराम में हमारे राजेश कुमार गुप्ता जी एकदम अब देख नहीं रहे महाराज, तो किला कब रहा है, किला कहाँ कहाँ कब रहा है, एक ससराम एक करहगर। और मैं बता दे रहा हूं कि इस बार अगर चुनाव हुआ तो हमारे राजेश कुमार गुप्ता जी जो माननीय विधायक ससराम के हैं, 25 नहीं हो सकता डबल मत कर जाए। क्योंकि वो जो चुनाव हुआ था तो उसमें हमारे विधायक जी चुनाव लड़े थे, लेकिन 5 साल में वो पक गए, नेता हो गए हैं, तो नेतागिरी में वोट जुड़ा है। वो कुछ दिन पहले तेजस्वी जी आए थे, कुछ लोगों ने कहा कि राजेश गुप्ता जी क्षेत्र में ही घूमते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि राजेश गुप्ता जी अगर झोरा उठा कर सब्जी लाने भी जाएंगे तो ससराम में ही जाएंगे, अगर सोने भी जाएंगे तो ससराम में जाएंगे, अगर कहीं बैठ के चाय भी पिएंगे तो ससरामे में रहेंगे। तो इससे बढ़िया आपको कौन विकल्प मिल सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकटें पार्टी नहीं देगी तो चुनाव क्या लड़ेंगे। कुछ लोग तो इस तरह का दावा करते चल रहे हैं कि नहीं, उनको टिकटें नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य होगा कि राजेश गुप्ता जी जैसे अगर कर्मठ हमारे जो विधायक है उनका टिकट काट दिया जाए तो हमारी जनता मर्माहत होगी, हमारे से मतदाता मर्माहत होंगे। क्योंकि मैं भी वोटर हूं सासाराम का, मैं सासाराम विधानसभा का ही वोटर हूं, और मेरे घर में भी 46 वोट है, तो वो सारे वोट तो विधायक जी के हैं। और मैं आपको दावा करता हूं कि पिछले चुनाव में मैं चिरारी लड़ा था, अगर इस बार मुझे पार्टी मौका देती है तो 10-15 हजार हमारे समाज का ही वोट और पड़ेगा, तो यह 25 से आंकड़ा 50 भी आ सकता है। ये घबराने वाली बात नहीं। फाइनल है? निश्चित तौर पे फाइनल नहीं, आपका समाज साथ देगा निश्चित तौर पे। मैं चेहरा तो चिराग पासवान को दिखाया जा रहा है ना, उनका चेहरा दिखाया जा रहा है। सर आग लगी तो पलटी लेके पहले शेखर पहुंचन, चिराग पासवान ना पूछन। मैं पासवान का हर दुख सुख में मैं खड़ा रहता हूं। चिराग पासवान दिल्ली दूर है, मुलाकात नहीं होगी, शेखर हर वक्त खड़ा रहते हैं और खड़ा रहेंगे समाज के लिए, ये कहने वाली बात नहीं है। देखिए, ये एक राजद के बहुत बड़े नेता का दावा है कि राजेश गुप्ता को इस बार टिकट भी मिलेगा, चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा चिराग पासवान को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को चिराग पासवान को सुनना चाहिए। कारण कि सेमरी में जो घटना सामने आई और उस घटना के बाद जब चिराग पासवान का चेहरा दिखाई नहीं पड़ा तो तमाम दलित चेहरा ये के द्वारा पूछा जा रहा था कि आखिर चिराग पासवान हैं कहाँ। क्या वाकई में वो उस दलित के घर जाते हैं जिस दलित को शायद उनकी जरूरत ही नहीं हो? गरीब दलित के घर जाते तो शायद उनकी कुछ मदद हो सकती थी, लेकिन सेमरी गांव में नहीं जाना। ये बता रहा है कि अभी भी दलितों के बीच उनके द्वारा ही भेदभाव किया जा रहा है। और जिस तरह से बिहार सरकार के ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जिस एनडीए के द्वारा लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का भय दिखाकर सत्ता में बने रहने का काम किया गया, शायद अब वह कार्य उल्टा पड़ने वाला है। और जिस तरह से आईना दिखाया जा रहा है, उस आईने के बाद इतना मानिए कि बिहार में इस बार 2025 के चुनाव में कुछ अलग ही दिखाई पड़ने वाला है, जिसकी झांकी अभी से दिखाई पड़ने लगी है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।